दिल्ली गांधीनगर रेप मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को किया तलब, पूछे 7 सवाल, 24 घंटे के भीतर मांगा जवाब। बच्ची से रेप के खिलाफ सोनिया गांधी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन, महिलाओं ने तोड़ा पुलिस बैरिकेड, बढ़ाई गई शिंदे और शीला के घर की सुरक्षा। गांधीनगर में बच्ची से रेप की घटना पर पीएम ने जताया दुख, कहा हमें संवेदनशील होने की जरूरत, महिलाओं की सुरक्षा पर करना होगा और काम। दिल्ली रेप पीड़ित बच्ची की हालत में सुधार, खतरे से बाहर बच्ची, दवाओं का अच्छा असर, 2 हफ्ते और अस्पताल में रहेगी। गांधीनगर रेप केस में पुलिस सूत्रों के हवाले से खुलासा, मनोज के साथी ने भी किया था बच्ची से रेप, दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गांधीनगर बच्ची से रेप को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 जनपद पर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं पुलिस बैरिकेड को तोड़कर सोनिया गांधी के आवास में घुसने की कोशिश कर रही थी। वहीं इस जनाक्रोश को देखते हुए सुशील शिंदे और शीला दीक्षित के घर के बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 10 जनपद जहां पर सोनिया गांधी का आवास है, पुलिस मुख्यालय यानी आईटीओ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है लोगों का। एम्स की तीसरी तस्वीर है जहां पर बच्ची एडमिट है। तो ये गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा और इससे पहले कि लोग इस घटना के बारे में कुछ समझ पाते, कुछ सोच पाते, एक और ऐसी ही घटना दिल्ली में घटी है। एक के बाद एक नाबालिग बच्चियों से हो रहे बलात्कार को लेकर फिलहाल जन आक्रोश अपने चरम पर है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने भी इस बाबत दिल्ली पुलिस को तलब किया है और उनसे 7 सवाल पूछे हैं। 24 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से पूछे गए इन 7 सवालों का जवाब देना होगा। और ये 4 तस्वीरें, चैनल 1 न्यूज का कैमरा इस दौरान हर एक चप्पे चप्पे पर मौजूद था। हर तरफ जहां भी लोगों का आक्रोश नजर आया, हमने पूरी कोशिश की कि आप तक वो तस्वीरें पहुंचाएं। किस कदर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। ये 4 तस्वीरें कैमरा 1 में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जरूरत पड़ने पर लाठीचार्ज भी किया गया। कैंप 2 की तस्वीरें दिखा रही हैं, बैरिकेडिंग की गई, बाकायदा लोगों को रोकने थे। लोग इतने ज्यादा उग्र थे कि शायद पुलिस को उनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस वजह से जितने भी वीआईपी एरियाज हैं, खासकर 10 जनपद जहां पर सोनिया गांधी का घर है, उनका आवास है, वहां पुलिस ने खासकर के पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की। लेकिन उसके बावजूद लोगों का गुस्सा नहीं थमा। कैंप 3 की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाएं जो हैं बैरिकेड गिराने के बाद उसके ऊपर से चढ़कर आ रही हैं, पुलिसकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रोकने को तैयार नहीं। तो गुस्सा इतना ज्यादा है कि किसी भी कीमत पर इस घटना पर राजनीतिज्ञों की, जिम्मेदार लोगों की, सरकार की चुप्पी, प्रशासन की खामोशी शायद लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कैंप 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के हाथों में तख्ती है, झंडा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, ये सबसे दिलचस्प बात है। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आर.के. रावत जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एम्स के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आर.के. रावत, बच्ची की फिलहाल क्या कुछ कंडीशन? बच्ची बिल्कुल स्टेबल है, उसके जो वाइटल पैरामीटर सारे नॉर्मल हैं। इसके अलावा जो बस थोड़ा सा फीवर है और थोड़ा इन्फेक्शन उसके जरूर हुआ था रात में। उसके बाद जो है वो उसको डोज दे दी गई थी एंटीबायोटिक्स की, तो वो इन्फेक्शन भी अभी रुका हुआ है। तो बिल्कुल स्टेबल है, खाना खा रही है, डॉक्टर से, नर्स से, अपने माँ बाप से वो लगातार बात कर रही है और रात में उसको अच्छी नींद भी आई थी। डॉक्टर संदीप अग्रवाल हैं जो पेडियाट्रिक्स हैं, तो वो उनकी देखरेख में पूरा उनका इलाज हो रहा है। तो बच्ची इसमें बिल्कुल खतरे से बाहर है और बस उसको जो है थोड़ा सा जो इन्फेक्शन जो रुक नहीं रहा है, जो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत। आज जो है शाम को उसकी एक सर्जरी जरूर होनी है, जिसमें उसके बाद जो है हीलिंग सर्जरी है। उसके बाद जो है 3 से 4 दिन बाद उसकी 1-2 सर्जरी और होंगी, जिसके बाद वो जो सामान्य जीवन बिता पाने में। बिल्कुल आर.के. रावत, इन तमाम सर्जरीज के लिए ये जो पूरा आपने कहा कि सर्विलांस फिलहाल डॉक्टर बनाए हुए हैं, 8 डॉक्टरों का एक पैनल उनकी जांच भी कर रहा था। बच्ची की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कितना समय और उसे यहां पर रखा जाएगा? कब तक डॉक्टर जो हैं उसे डिस्चार्ज करेंगे यहां से?
देखिए, अभी लगभग एक हफ्ता तक तो वो इनके डॉक्टरों की सर्विलांस में जरूर रहेगी, क्योंकि उसके जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत डैमेज हो चुके हैं। उनको रिपेयर करने के लिए डॉक्टरों को समय चाहिए। कुछ उसका पेट के अंदर जो इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं उसके लिए उसको समय चाहिए। इसके अलावा जो जो बॉडी के अंदर जो और पार्ट्स हैं वो जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उसको डोज देने के बाद जो है उसको जो थोड़ा समय चाहिए होगा। लगभग एक हफ्ते के जरूर डॉक्टर ने कहा समय दिया है, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसके 2 से 3 महीने लग जाएंगे इसको नॉर्मल लाइफ में वापस लाने के लिए, क्योंकि इसके काफी बॉडी पार्ट जो है जो खराब कर दिए गए, इन्फेक्टेड हो चुके थे। जो उनकी बड़ी आंत को जो जब निकाला गया था तो उस समय जो है उसको और कुछ उसके बॉडी पार्ट्स को जो रिपेयर करने की भी पूरी कोशिश हो रही है। तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन अभी स्टेबल है उसकी कंडीशन, और थोड़ा सा उसको बुखार जो है वो बुखार जो है लगातार जो है उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि उसको वो जरा सा कम हो, तो उसके बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्ची। बिल्कुल। आगे रावत, क्या अभी भी एम्स के बाहर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं लगातार? क्योंकि 10 जनपद पर हमने देखा किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। शीला दीक्षित के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, गृहमंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो क्या अभी एम्स के बाहर भी लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, एम्स के बाहर लगभग 100 से 150 की संख्या में लोग मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि बलात्कारी को फांसी दो, और दिल्ली पुलिस के नारे लगा रहे हैं कि उसको कि दिल्ली पुलिस 2000 रुपए लेके जो इन्होंने रिश्वत देने के लिए उसको और मामले को दबाने के लिए जो किया है वो उसकी लोग जरा हर बार वो भर्त्सना कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि रेपिस्ट को तुरंत फांसी दो, हमारे सामने लटकाओ और बच्ची को अच्छा इलाज दो। तो लगातार जो सुबह से प्रदर्शन चल रहा है, सुबह 50 से 60 लोग थे और लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शाम तक हो सकता है कि इनकी संख्या जो है 200 से 300 के आसपास पहुंच जाए। तो ये लेकिन अभी कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं है, ये इनको एक लॉबी में बांध दिया गया है, वहीं पे ये खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सुबह से हल्ला मचा रहे हैं और हाय हाय दिल्ली पुलिस हाय हाय कर रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोग नाराज हैं, तो राजनेताओं को भी अब उस पर संशय जाहिर करना वो मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर इस मामले में अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार और सबसे बड़ी लापरवाही बरतने वाला है तो वो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस। आरके रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको अपने दर्शकों को फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर अब सरकार भी नाराजगी जाहिर करी, और शायद यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से 7 सवाल किए हैं। वो क्या सवाल थे, क्या पूछा गया है दिल्ली पुलिस से, ये फिलहाल हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई? आपको बता दें कि ये बच्ची तकरीबन 4 दिन तक उस वहशी के पास थी। ऐसा नहीं होता अगर दिल्ली पुलिस ने माता पिता के तुरंत शिकायत दर्ज कराते ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया होता। तो ये पहला सवाल जो गृह मंत्रालय ने पूछा है दिल्ली पुलिस से, केस में कितने आरोपी हैं, क्योंकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस मामले में 2 लोग आरोपी हैं या फिर मनोज नाम का शख्स जिसे पकड़ा गया है बिहार से, महज वो अकेला इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये भी एक सवाल जिसका जवाब अब दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय को देना है। अगर 2 आरोपी हैं तो अब घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद दूसरा आरोपी कहां है, ये बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब देना वाकई दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। रिश्वत मामले में पुलिस जवाब दे। आपको बता दें कि बच्चे के परिवार वालों ने खबर की सुर्खियों में आने के बाद ही ये बात बताई थी कि 2000 रुपए उन्हें दिए जा रखे थे इस बात के लिए कि वो मीडिया तक ना पहुंचे, अब मामले को दबा कर रखें, खामोश रखें। तो क्या दिल्ली पुलिस अब खुद रिश्वत देने का काम कर रही है? पहले वो रिश्वत लेने के लिए बदनाम है, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं होगा कि वो रिश्वत देने का भी काम करती है। ऐसे में पुलिस अब जवाब दे कि रिश्वत ली गई या नहीं, और अगर दी गई थी तो किसने दी थी, किसे दी थी, क्यों दी थी, क्या मकसद था। 5वां सवाल, एफआईआर के बाद पुलिस मौके पर क्यों नहीं गई? अमूमन कभी भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर पुलिस को जल्द अज जल्द उस मामले में कार्रवाई करनी होती है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद, 4 दिन तकरीबन बीत जाने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंची। इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? क्या पुलिस की कोई मजबूरी थी, संख्या बल कम था, इंटेंशन नहीं थी, या क्या मामला था? अब वो इस पर गृह मंत्रालय को जवाब दे। 6वां सवाल कि केस में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्य आरोपियों में से एक को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन इससे गृह मंत्रालय संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो पहले ही पूछ चुका है कि अगर मामले में 2 लोग आरोपी थे तो फिर दूसरा आरोपी कहां है। ऐसे में क्या कार्रवाई हुई है, ये सब कुछ बताना होगा दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को। और आखिरी और 7वां सवाल अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से पूछा।
दिल्ली पुलिस बताए कि गायब बच्चों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट क्या है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में हर साल 5000 बच्चे लापता हो जाते हैं। वो कहां जाते हैं, वो कहां से लापता होते हैं, कैसे उनकी बरामदगी होती है, इस बारे में पुलिस के पास कहीं कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। यह आंकड़ा एक सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन का है जो बताता है कि 5000 बच्चे हर साल दिल्ली से गायब होते हैं। तो अब ये स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को। उसे बताना होगा कि दिल्ली की वर्तमान जो हालत है वो क्राइम के मामले में, बच्चों की गुमशुदगी के मामले में कैसी है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और दिल्ली पुलिस की उसमें क्या भूमिका और क्या कार्रवाई है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ नागेंद्र भाटी, हमारे संवाददाता पीएचक्यू यानी पुलिस हेडक्वार्टर से सीधे जुड़ रहे हैं, आईटीओ पर इस वक्त मौजूद हैं। नागेंद्र, बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिला है, फिलहाल पीएचक्यू के बाहर क्या कुछ तस्वीर? जी देखिए, फिलहाल यदि बात करें तो पुलिस मुख्यालय के बाहर लोग जुटे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है वो अपना। जी नागेंद्र भाटी बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं, हम एम्बियंस के जरिए और तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद है। आरके रावत लगातार हमारे संवाददाता एम्स के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, हमें तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। आरके रावत, ऐसे लग रहा है कि जगह जगह प्रदर्शन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये जो प्रदर्शन है ये कॉमन मैन का है या महज राजनीतिक दल अब इसमें एक अलग तरीके की भूमिका क्रिएट करने की कोशिश करें। क्योंकि 10 जनपद पर बीजेपी महिला मोर्चा पहुंचा गए, आम आदमी पार्टी के लोग पुलिस हेडक्वार्टर पर नजर आ रहे हैं, एम्स के बाहर जो है क्या वो भी राजनीतिक दल के ही लोग हैं? जी बिल्कुल, ये एक हिंदू संगठन के लोग यहाँ कुछ आए हैं सुबह से। वो यहाँ दिल्ली पुलिस आया है और दिल्ली पुलिस को काफी कुछ जो है गलत रूप से गालियां गलौज भी यहाँ शुरू किए। इन्होंने हिंसक प्रवृत्ति के टाइप के लोग हैं जिन्होंने यहाँ सुबह से ही यहाँ गाड़ियों को रोकना भी शुरू किया था। तो पुलिस ने इनको हटा के इनको उस लॉबी में लाके इनको बंद किया था। तो इसमें आम लोग भी हैं, लेकिन ये पूरा जो मामला है अभी राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग जो हैं, इसके अलावा बीजेपी, इसके अलावा एलजेपी और भी कई संगठन हैं जो इसमें लगातार जो इसमें कूद रहे हैं और इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी ये पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली के पुलिस हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उसके खिलाफ जो है कोई भी ऐसी बात ना जाए और वो केंद्र सरकार पे डाल रहे हैं। तो कई बहुत सारी राजनीतिक चीजें एक साथ घट रही हैं। दिल्ली सरकार एक तरफ हो रही है, इधर बीजेपी विपक्ष पार्टी एक तरफ है, उधर दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो पार्टी है जो लगातार पूरे मामले पे निगाह बनाए हुए है। तो इसमें इनको लगातार दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस को लगातार कोसा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित वो इस्तीफा दें, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। बिल्कुल आरके रावत, ऐसा लग रहा है कि संवेदनशीलता जाहिर करने की बजाय, आक्रोश की बजाय राजनीतिकीकरण ऐसे घटनाओं का ज्यादा होता है और शायद इसी की बानगी देखने को भी मिल रही है। नागेंद्र भाटी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पीएचक्यू पर इस वक्त मौजूद हैं। नागेंद्र, आप हमें बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने? जी देखिए, यदि कल की बात करें, कल जब पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा था तो उस दौरान न सिर्फ तमाम एनजीओ थी बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, बीजेपी के नेता भी यहाँ थे। लेकिन आज की यदि बात करें तो आज विशुद्ध रूप से आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और जो आक्रोश है लोगों का, जिस तरह से दरिंदगी उस बच्ची के साथ की गई थी, उसका जो लोगों के अंदर गुस्सा है, उसको उसी के लिए लोग मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है वो इस्तीफा दे। जिस तरह से इस सारे मामले में पुलिस का जो रवैया रहा है, चाहे वो जब बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पेरेंट्स गए थे उस दौरान रहा हो या बच्ची को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, उसके बाद जिस तरह से 200 रुपए देने की पेशकश की गई थी पुलिस की तरफ से उस पीड़ित बच्ची के पेरेंट्स को कि वो अपनी आवाज बंद रखे। तो आवाज जो उठती है उन आवाज को बंद करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो बहादुर लोग पुलिस और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं उन पर पुलिस कमिश्नर वीरता अपनी दिखाते हैं, उन्हें जो झापट मारते हैं। तो जो शुरू से ही यदि बात की जाए तो पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, यही वजह है कि बिल्कुल नागेंद्र भाटी, एम्बियंस में हम सुन पा रहे हैं कि गाना गा के बड़े ही अनोखे अंदाज में शायद व्यंग किया जा रहा है वर्तमान व्यवस्था पर, चाहे फिर वो पुलिस हो, सरकार को या केंद्र सरकार को। हम चाहेंगे अगर आप वहां और नजदीक जा सकें, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं, मुनासिब हो तो आप उनसे भी बातचीत करें। जी
देखिए, पहले यहाँ यदि बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के लोग थे, लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी आए हैं। गोपाल राय यहाँ पर आए हुए हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में वो लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो जहाँ तक कल तक वो कहा जा रहा था कि सिर्फ लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज, और नेतृत्वहीनता की बात की जा रही थी, लेकिन आज नेतृत्व यहाँ साफ तौर से नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ आए हैं, लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आपसे पहले जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आए हैं और क्या आप लोगों की मांग है? पुलिस का रवैया जिस तरह से रहा है उसे देखकर क्या कहेंगे? मैं बुराड़ी विधानसभा से आया हूं और मैं ये देखता हूं कि हर मामले में ये इतना ही गंभीर मसला हो, मगर पुलिस हर मामले में ढुलमुल रवैया अपनाती है। सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट करना ही नहीं चाहती, लोगों को तंग करती है, और मतलब कोई भी मामला कोई भी हो, सबसे पहले पुलिस उसको टाल लेना चाहती है, जैसे वो कोई मुसीबत हो। तो यही वजह है जिस वजह से लोग पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, पुलिस को लगातार लोग कोस रहे हैं। जिस तरह की कार्यप्रणाली पुलिस की हो गई है, क्योंकि पुलिस के जिम्मे इन लोगों की सुरक्षा है, दिल्ली वालों की सुरक्षा है, लेकिन पुलिस सुरक्षा बिल्कुल बिल्कुल पुलिस के ढुलमुल रवैये से, उसके लचर रवैये से नाराज है लोग। इस कदर नाराज हैं कि अब वो चाहते हैं किसी भी कीमत पर कुछ कार्रवाई हो। महज खानापूर्ति नहीं, महज बयानबाजी नहीं, महज बातें नहीं, कुछ तो हो, कोई एक्शन तो हो, कोई रिएक्शन तो हो ऐसी घटनाओं को लेकर। नागेंद्र भाजी आप और साथ ही आर के रावत आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है, और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपको बता दें, इसी बीच एक खबर आ रही है दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके से। भलसवा डेरी इलाके में भी एक 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि 50 साल का एक अधेड़ पुरुष है। आपको बता दें, ये पुरुष रिक्शे वाला था और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी। भलसवा डेरी इलाके में भी 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के रवैये को लेकर शर्मसार हैं। और कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता आर के रावत एम्स के बाहर मौजूद है, हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही नागेंद्र भाटी जो इस वक्त पीएचक्यू के सामने मौजूद हैं, जहां पर लगातार लोगों का प्रदर्शन अब भी जारी है। आर के रावत, हाल ही में खबर मिल रही है कि भलसवा डेरी इलाके में भी एक 7 साल की बच्ची से बलात्कार किया गया है और यह बलात्कार एक 50 साल के अधेड़ शख्स ने किया। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां जिसके लिए मुनासिब हो वो महिलाएं किसी भी तरीके की हो, वो मासूम बच्चियां हो, वो युवतियां हो, वो छात्राएं हो, वो अधेड़ महिला हो, किसी को भी शिकार बनाना लोगों के लिए अब बहुत आसान हो गया है। जी बिल्कुल, लड़की, महिला, बच्ची, औरत, किसी को भी जो लोग हैं, आदमी हैं, वो चाहे सड़कों पे महिला निकलती हो या ऑफिसों में काम करती हो या फिर घर में हो या घर से बाहर बाजार में जा रही हो, स्कूल में जाने वाले बच्चे हों या फिर छोटी क्लास के बच्चे हों, सभी पे सिर्फ एक ही निगाह रहती है, उनको भोग की। तो ये जो लोगों की मानसिकता है, आदमियों की मानसिकता है, वो लगातार सिर्फ एक ही चीज पे अटक गई है कि महिला का काम या औरत का काम सिर्फ एक ही है, उसको जो है हवस का शिकार बनाया जाए। पिछले काफी समय से, ये पिछले 3 से 4 महीनों में इस दिल्ली में लगभग 400 से के आसपास बलात्कार की घटनाएं जरूर सामने आई हैं और ये घटनाएं जो हैं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यहाँ दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि यही एक वजह है कि दिल्ली पुलिस से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर एक आदमी के पीछे नहीं रह सकते, हम हर एक आदमी के दिमाग में नहीं घुस सकते, क्योंकि जो भी रेप के जो मामले हैं वो अधिकतर जो है कोई जानकार है, कोई रिश्तेदार है, कोई अड़ोस पड़ोस का है या फिर उनका दोस्त है। तो वो उनका दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि अगर इसमें कोई दिल्ली पुलिस कोताही बरतती है, रेप होने के बाद जब मामला आता है इसमें लापरवाही बरतती है, तो दिल्ली पुलिस दोषी है। और अगर रेप हो रहा है तो हम किसी के दिमाग में या किसी हर आदमी के पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल आर के रावत, ये जो आपने कहा ये वाकई में पुलिस का पक्ष हो सकता है, लेकिन शायद समाज और सरकार इस पक्ष से संतुष्ट नहीं है। तभी गृह मंत्रालय इस वक्त दिल्ली पुलिस से भी सवाल जवाब कर रहा है। 24 घंटे के भीतर जवाब दिल्ली पुलिस को देना होगा। नागेंद्र भाटी लगातार पीएचक्यू के बाहर मौजूद हैं। नागेंद्र भाटी, आपने कहा कि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर अपना इस्तीफा दे दे। जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती हो, उससे अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम मौलिकता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन इन लोगों से आप इनसे बातचीत करते रहे हैं, अगर आपने इनसे पूछा हो कि क्या महज पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे से हालात बदल जाएंगे, क्या उसके बाद बलात्कार नहीं होंगे, या अगर सरकारें बदल जाएं तो फिर बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी, क्या लोग इस बात में यकीन करते हैं जो वो इस तरीके की डिमांड्स कर रहे हैं? देखिए, लोगों का कहना है कि जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर हैं उन्हीं के कार्यकाल में 4 महीने में 2 इस तरह के बलात्कार होते हैं जिनमें की दरिंदगी की हद पार की गई हो और बड़े ही घिनौने तरह से जो इन वारदातों को अंजाम दिया है उसे देखकर लोगों का गुस्सा है। और यदि बात करें इसी साल की तो अब तक अप्रैल तक लगभग 400 बलात्कार दिल्ली के अंदर हो चुके हैं और यही वजह है कि लोगों के बीच में गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर है उन्हें हटाकर कोई एक सख्त छवि वाला जो पुलिस अफसर है उसे कमिश्नर बनाया जाए, जिससे कि जो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सिर्फ यदि बलात्कार की घटनाओं की बात करें, ये गुस्सा उसे ही लेकर नहीं है बल्कि तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें एक बड़ी संख्या लड़कियों की है, उन्हें उनका अपहरण किया जाता है। जो लड़कियां हैं वो काफी तादाद में गायब हो रही हैं लगातार दिल्ली से। तो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर भी लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें बदलाव किया जाए और लोगों का मानना है कि जो मौजूदा
पुलिस कमिश्नर है वो पूरी तरह से अपना काम ठीक से नहीं बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल नागेंद्र लिहाजा भाटी, और जिस उन्हें तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा अपना लग रहा है कि किसी भी कीमत पर लोगों का ये गुस्सा तब तक तो कम से कम शांत नहीं होने वाला जब तक कि दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार अपना इस्तीफा नहीं देते। हालांकि लगातार दिल्ली पुलिस अपना पक्ष रखती रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस बात से खफा हैं कि ऐसी घटनाएं होने के बावजूद पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि गांधीनगर में जो कुछ हुआ, अगर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की होती तो शायद बच्चे की हालत इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ती। इसी के साथ वक्त फिलहाल एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के प्रिय बालक बालिकाओं, स्कूल और कॉलेज में पढ़ो, सरकारी वजीफे तुम पाओ। वर्दी बस्ता जर्सी जूते स्टेशनरी भत्ता लाओ। प्यारे बच्चों पढ़ते जाओ, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। भूपेंद्र सिंह के राज में अपने बच्चे खूब पढ़ाओ। अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग ए तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बालक बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें 75 रुपए से 400 रुपए तक मासिक वजीफे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओं को वर्दी, स्टेशनरी, बस्ता, डिक्शनरी, जर्सी, जुराबें व जूते खरीदने के लिए 740 रुपए से लेकर 1450 रुपए तक एक मुश्त भत्ता भी दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दरिंदगी की हद की, दिल्ली के दागदार होने की, दिल्ली की मासूम बच्चियों पर कहर बनकर टूट रखे इन वहशियों की। कुछ दिनों में जो भी हुआ उसने मजबूर कर दिया लोगों को सोचने पर कि आखिरकार मासूम बच्चियों को हवस का शिकार क्यों बनाया जा रहा है, क्यों लोग उनका दर्द महसूस नहीं कर पाते, क्यों उनके बारे में सोच नहीं पाते, क्यों उन्हें ये सब करते वक्त शर्म नहीं आती, क्यों ये चीजें उन्हें हैरत में नहीं डालती। ऐसी ही कुछ पंक्तियां चैनल 1 न्यूज आपके सामने रख रहा है, जो इन बच्चियों के दर्द को बयां करती हैं। मुझे मत दो, नन्ही कली हूं मैं, किसी के आंचल की छांव में पली हूं मैं, अपने बाबा की लाडली हूं, भैया की गुड़िया हूं। मां ने बताया बाहर भूखा भेड़िया थे, तू वही है क्या? बाबा ने कहा संभल के रहना, जिससे संभलना था मुझे, तू वही है क्या? जिसकी बातें अक्सर डर डर कर माँ, दादी, बुआ और दीदी करते थे, तू वही है क्या? तेरे पास आने से डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है, सांस नहीं आ रही। मत नोच मुझे, मत घसीट, मत मार, मत सता। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, बहुत ज्यादा। मां को बुला दो, हाँ मां को बुला दो, बाबा को आवाज दो ना। मेरा भैया यही कहीं होगा। तू सच में भूखा भेड़िया है। तूने अपनी भूख मिटा ली, मुझे खा के, हवस का शिकार बना के। लेकिन अब किसी के साथ ऐसा मत करना, उन्हें बख्श देना, उन्हें बख्श देना, बख्श देना। हर बार हम यही कहते हैं कि शायद अब ये सिलसिला खत्म हो जाए, शायद अब ये घटनाएं रुक जाए, लेकिन दरिंदगी की हद पार करने वाले न जाने कितने वहशी खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर घूम रखे थे। बदकिस्मती इसे कह सकते हैं कि ना तो उनके माथे पर लिखा हुआ है कि वो वहशी है और ना उनका चेहरा बताता है कि वो हवस की तलाश में है। और ऐसे में हम हमेशा इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि न जाने कब कौन क्या कर जाए, कहां कर जाए, किसके साथ कर जाए। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, दरिंदगी की हद को पार करती हुई ये 4 तस्वीरें। दिल्ली की घटना जहां एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया, मध्य प्रदेश में गैंगरेप की घटना, हरियाणा में सामूहिक बलात्कार
और यूपी में भी बलात्कार की घटना, जिसके बाद महिला की हालत बेहद खराब है। तो ये चारों घटनाएं आज की हैं, यानी महज एक दिन में 4 बड़ी घटनाएं घटती हैं अलग अलग शहरों में। और इसीलिए शायद बलात्कार के ये आंकड़े बताते हैं कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर पल भारत में बलात्कार होता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने, विश्व की सबसे बड़ी शांति से जुड़ी हुई सर्वोच्च संस्था, अब ये कह रही है कि हिंदुस्तान की अगर सबसे बड़ी कोई नेशनल प्रॉब्लम है, कोई सबसे बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, तो वो शायद आतंकवाद नहीं है, वो शायद शांति स्थापित करना नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो बलात्कार है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तानियों को शर्मसार करने के लिए यूएन की ये रिपोर्ट, उसके ये शब्द काफी है। लेकिन उसके बावजूद क्यों समाज, क्यों सरकार, क्यों प्रशासन, क्यों व्यवस्था, क्यों सोच, क्यों हालात बदल नहीं रहे? क्यों ये सिलसिला लगातार जारी है? 2012 16 दिसंबर की रात के बाद जिस तरीके से देश में एक लौ जल पड़ी थी, क्रांति सी नजर आ रही थी, लोग सहना नहीं चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे ऐसी घटनाओं के बारे में। उसके बाद लगा कि शायद सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन शायद ही किसी चीज का कोई फर्क कहीं पड़ा हो। लगातार हमारे साथ आर.के. रावत, हमारे संवाददाता एम्स के बाहर से मौजूद हैं। आर.के. रावत, बहुत कुछ इस देश में हुआ कि आपने लगातार ऐसी घटनाओं को कवर किया कि क्या लगता है आपको, क्यों ये चीजें नहीं थम रही या नहीं रुक पा रही? समाज, सरकार या पुलिस आखिरकार किस हद तक दोषी है? देखिए, इसको हम खुद दोषी हैं इस बात के लिए। पहले इन बलात्कार और मोलेस्टेशन की घटनाओं को बंद करने के लिए या खत्म करने के लिए हमें खुद को सुधारना होगा। जब हम खुद सुधरेंगे तभी हम दूसरों को नसीहत दे सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहां है कि हर आदमी के मन में, हर आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, वो विलासिता है। विलासिता में उनको लगता है कि जो लड़की है, महिला है, इसके साथ जो है गलत काम करना ही हमारे लिए जो वो शक्ति का प्रतीक है। तो ये जो है, जो पुरुष प्रधान समाज है, पितृत्वात्मक समाज है, वो ये महिलाओं को हमेशा एक छोटी नजरों से देखा जाता है। उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको अच्छी नजर से देखना पड़ेगा, उनको एक ऊंचा दर्जा देना पड़ेगा। जो देवी का दर्जा माना जाता है उसको मानना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं होगा तो ना ही हम महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन रोक सकते हैं, ना ही होने वाली घटनाओं को, जो ये रेप की घटनाएं हैं, उनको रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं सुधरेंगे तो समाज नहीं सुधरेगा। क्योंकि रेप की घटना कोई प्लानिंग से नहीं होती है। रेप की घटना जो है सरकमस्टेंसेस से होती है, और सरकमस्टेंसेस के लिए जो पुलिस या कोई प्रशासन या फिर कोई सरकार जिम्मेदार नहीं हो सकती है। क्योंकि प्लानिंग जो है वो दिमाग की है। जो दिमाग में आया और उसने तुरंत उसके साथ रिएक्ट किया, वो तुरंत की तुरंत रिएक्शन होता है। सरकमस्टेंसेस बनते हैं, रेप के सरकमस्टेंसेस बनते हैं। इसके लिए कोई 2 महीने 4 महीने की प्लानिंग नहीं होती है। तो ये सारा मामला है कि लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और खुद को बदलना होगा, तभी ये रेप और मोलेस्टेशन की घटनाएं रुक सकती हैं, वरना बहुत मुश्किल। बिल्कुल बहुत सही कहा आपने आर.के. रावत। लेकिन लगातार लोग ये उम्मीद करें कि शायद सरकार भी इसमें कहीं कोई इनिशिएटिव ले तो बात बन सकती है। आदिल खान हमारे संवाददाता इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। आदिल, बहुत कुछ जो कि इस वक्त देश में चल रहा है, खासकर दिल्ली की बात करें, कोई ऐसा चौक चौराहा या सड़क नजर नहीं आती जहां पर लोग प्रदर्शन ना कर रहे हों, बलात्कार की इन घटनाओं को लेकर आवाज बुलंद नहीं कर रहे हों। लेकिन अगर कोई खामोश है तो ऐसा लगता है शीला दीक्षित खामोश है, अगर कोई चुप है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस चुप है, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है वो सो रहा है, वो शायद नींद से अब तक जागा नहीं। ऐसा क्यों? जब इतना सब कुछ चल रहा है तो राजनेताओं की, सरकारों की या प्रशासन की, व्यवस्थाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो आकर कुछ कहें, कुछ 2 शब्द लोगों से कहें, ताकि दिलासा हो, आश्वासन दे, कोई प्रॉमिस, कोई वादा जिसे निभाने की उनमें हिम्मत भी हो, ताकत भी हो, जिसे वो इंप्लीमेंट भी कर सके। लेकिन अब तक सब लोग खामोश क्यों हैं इस पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी तक शीला दीक्षित सरकार, पुलिस के आला अधिकारी या पुलिस प्रशासन से कोई भी अभी सामने नहीं आया, लोगों से साफ आकर बात नहीं की है कि आखिर किस तरीके से स्थिति को काबू में किया जाएगा, किस तरीके से लोगों को यकीन दिलाया जा सकेगा कि आप सुरक्षित हैं, दिल्ली में आपकी बहु बेटियां सुरक्षित हैं। अभी तक किसी भी किस्म का कोई आला अधिकारी या दिल्ली सरकार का नुमाइंदा अभी तक जनता के बीच में आया है। जनता में आक्रोश है इस बात को लेकर कि आखिर जब महिलाएं या लोग सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो दिल्ली के जो रहनुमा है वो आगे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बताते कि ये सब क्यों हो रहा है और आखिर ये दास्तान कब बनेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा एजुकेशन हो रहा है, इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, इतना हंगामा हो रहा है, उसके बावजूद भी दरिंदगी रुकने का नाम नहीं हो रहा है। आपको पता होगा कि आज फिर बलात्कार के मामले में सामने आए, न जाने लोग कौन सी गफलत की नींद में बैठे हैं, न जाने आला अधिकारी कहाँ छुप कर बैठे हैं, न जाने कैसे हैं वो लोग, जो समझ नहीं पा रहे कि इससे आगे।
जी बिल्कुल आदिल, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं वाकई में लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं तो कोई कुछ कहे, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। आदिल, चूंकि आप पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि वो हमें दिखाए कितने लोग यहां पर मौजूद हैं, और मुनासिब हो तो आप इन लोगों से बात करें कि कब तक वो यहां बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर ये सिलसिला महज 1 दिन 2 दिन या 3 दिन का है तो इससे बात नहीं बनने वाली। अगर पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे दे तो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला। तो क्या उनके एजेंडे हैं, क्या उनकी मांग है, किससे वो बातचीत करना चाहते हैं और कब तक वो यहां बैठकर प्रदर्शन करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है। वो चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। आवाजें बढ़ चुकी हैं, बदन थक चुके हैं, पसीने से लथपथ हैं, प्यास से गला सूख रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दें पुलिस कमिश्नर, साथ ही सरकार ये सुनिश्चित करे कि आखिर कब वो दिन आएगा जब महिलाएं दिल्ली में खुद को महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी, कब बच्चियां बाहर बेखौफ होकर निकल सकेंगी अपने घरों से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हमने कुछ लोगों से बात भी की, उनसे जानना चाहा कि आखिर कब तक आप चाहते हैं कि कब तक जो है आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहें, आंदोलन करते रहेंगे। आपसे कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बदहाली जो है चल रही है, तो आपका किस तरीके से जो आपका सिलसिला चल रहा है या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, कब तक आखिर ये चलेगा? आप कब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे? देखो, हम जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक नीरज कुमार इस्तीफा नहीं देते, क्योंकि दामिनी के बाद जितने झूठे वादे दिल्ली की पुलिस ने करे थे वो सारे इस बच्ची के घटना के बाद सारे खोखले दावे साबित हो चुके हैं। सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आ चुकी है। ये जितने दावे करते हैं वो सारे खोखले करते हैं, और दिल्ली की कोई भी बच्ची, कोई भी लेडी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। और हम यहाँ पे बैठ गए, हमने ठान लिया है कि जब तक नीरज कुमार इस्तीफा नहीं देंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। क्या नीरज कुमार के इस्तीफा देने से, पुलिस कमिश्नर के इस्तीफा देने से स्थिति संभल जाएगी? क्या आप मानते हैं कि क्या दरिद्री रुक जाएगी? उसके लिए क्या करना जरूरी है? देखो, प्रशासन में जो सबसे ऊपर बैठा होता है, दिल्ली की पुलिस का सबसे बड़ा जो भी अधिकारी है वो नीरज कुमार है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर पुलिस की तरफ से कोई भी ढील होती है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो कहीं ना कहीं तक किसी हद तक इसमें जिम्मेदार रहे हैं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार रेल एक्सीडेंट में इस्तीफा दे दिया था, वो रेलवे मिनिस्टर थे। वो डायरेक्टली इससे कोई जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी समझी थी और इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर टॉप लेवल की कमी है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और लोगों का कहना है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ रही है, तभी इस तरीके के वाकयात रोज सामने पेश आ रहे हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, बताया जाए कि आखिर किस तरीके से वो बात आएगी माशरे में जब वो अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन लोग ये चाहते हैं, ये भी चाहते हैं साथ में कि आगे आने वाले वक्त में कुछ इस तरीके के चेंज लाए जाए, कुछ इस तरह के कदम उठाए जाए कि ये जो दास्तान है, ये जो बदहाली है वो बदले और लोग जो है वो चाहें कि लोगों के अंदर कोई खौफ ना हो, अपनी बहू को आजादी से बाहर भेज सके। बिल्कुल बिल्कुल आदिल, बिल्कुल बहुत सही कहा। और शायद यही वजह है कि लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर रावत, हम आपसे पहले पूछ ही रहे थे कि आखिरकार कौन ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और कब ये सिलसिला रुकेगा। आपने जाहिर तौर से कहा कि शायद सरकार और पुलिस से ज्यादा बड़ी जो भूमिका है यहाँ खुद लोगों की है, समाज की है। तो क्या हम ये समझे कि समाज का जैसे पहले एक निगरानी होती थी, कोई शायद ऐसी हिम्मत करे, गांव में अगर कुछ ऐसा हो जाए, लोग एक दूसरे को पहचानते थे तो उसे बख्शा नहीं जाता था, कोई ना कोई पनिशमेंट, कोई ना कोई सजा जरूर मिलती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उसी की तर्ज पर दिल्ली पुलिस जैसे ये अथॉरिटी है कि वो ऐसे लोगों को पनिश कर सके। हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी सरकारें, वो कहीं ना कहीं ऐसी मिसाल कायम करने में नाकामयाब रही हैं। और शायद यही वजह है कि चूंकि 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप के आरोपी अब तक जो है पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, सजा उन्हें नहीं मिली है, तो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद भी स्थिति ये है। ऐसे में लग रहा है कि अगर कहीं कोई मिसाल लोग कायम कर पाते, सरकारें कायम कर पाती, तो शायद ये हादसे कुछ कम जरूर हो सकते थे। जी बिल्कुल वंदना, ये जरूर तय था कि अगर 16 दिसंबर के आरोपियों को अभी तक पूरा मामला
क्लियर हो जाता, फांसी हो जाती, उम्र कैद की सजा होती, चाहे जो कुछ भी फैसला होता, अभी तक हो जाता, कुछ ऐसी कड़े कानून जो बनाए गए थे उन पे इम्प्लीमेंट होता, तो शायद ये मामले में थोड़ी सी कमी आती। लोगों में भय खत्म हो गया है, पुलिस का बिल्कुल भय खत्म हो गया है। लोग जो है लगातार जो है अपराध जो है करने की जो उनकी जो नीयत है, जो उनकी सोच है, वो कहीं कमी नहीं हो रही है। उनको लगता है कि जुडिशियल ऐसा सिस्टम है जहां से वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बच जाएं, क्योंकि हमारा संविधान इतना लचीला है कि वहां से इतने लूप होल्स हैं कि कहीं ना कहीं से आरोपी खुद को बचा ले जाता है। तो बड़ी मुश्किल है सरकार को, पुलिस को कड़े जो कानून है उनको जो इम्प्लीमेंट करना होगा, कड़ी सजा देनी पड़ेगी, लोगों को एक मैसेज जाना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में भय होना पड़ेगा, तभी कुछ अपराध रुकेगा, नहीं तो अपराध नहीं रुक पाएगा। अपराधी की जो सोच है उसी से अपराध होगा, और सोच जो है जब तक खत्म नहीं होगी जब तक अपराध नहीं रुक पाएगा। जी वंदना। बिल्कुल, सोच जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक ऐसा लगता है कि इस तरीके के अपराधों पर कोई लगाम नहीं लगने वाली। आदिल हमारे साथ लगातार पीएचक्यू के बाहर मौजूद हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, दूसरे आरोपी का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन पुलिस उसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। क्या कुछ जानकारी उस बारे में मिल पाई है अब तक? देखिए, अभी तक जो भी है जानकारी कोई भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पुलिस के कोई भी जो आला अधिकारी है या फिर सामने आकर इस बात को कहने को तैयार नहीं है, लोगों के गुस्से के सामने आने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, बैरिकेडिंग के इस तरफ प्रदर्शनकारी है, बैरिकेडिंग के उस तरफ जो है पुलिस अधिकारी या पुलिस के कांस्टेबल या पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई सीधा संवाद स्थापित नहीं हो पाया है अभी तक, जिससे पता चल सके कि आखिर दूसरा आरोपी का जो उसके बारे में जो भी जानकारी है आखिर है। लेकिन इस सब में जो हमने बात की उसमें एक मामला सामने आया है, जो लोगों से बात की उनसे एक राय निकल कर आई है। जिस तरीके से 16 दिसंबर की घटना हुई थी वंदना, उसके बाद जो अभी तक हिल-हुज्जत देखने को मिली है, उन्हें सजा देने के रूप में, सजा देने के जो नतीजे नहीं आए हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगे। अगर 16 दिसंबर की घटना के बाद अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जाती और कड़ी सजा दी जाती, तो वो एक नजीर साबित होती उन सभी लोगों के लिए जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं, जो इस तरीके के काम करने की सोच रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसी की वजह से हम लोग लगातार 16 दिसंबर के बाद ऐसी घटनाएं देखते जा रहे हैं। एक गुड़िया की नहीं, 16 दिसंबर और गुड़िया के बीच न जाने कितनी गुड़िया, न जाने कितनी जान में तबाह की गई, लेकिन फिर भी किसी किस्म के कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए। जी बिल्कुल आदिल, और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं। आम आदमी पार्टी खासकर इस मुद्दे पर एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं वो भी आज 10 जनपद सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। हालांकि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन रुकने को लोग तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के मामलों में अगर बहुत जल्द सरकार कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लेती, कहीं इस आंकड़े को नीचे लाने में कामयाब नहीं होती, ऐसी वारदातों की, ऐसी घटनाओं की संख्या नहीं घटती, तो शायद बहुत जल्द लोग जो हैं वो सरकार पर से या पुलिस पर से कह सकते हैं कि विश्वास तो उनका कम हुआ ही है, लेकिन खोने की नौबत तक आ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो किस तरीके की स्थिति होगी, आप स्वतः इसका अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि देश की वो संस्थाएं जिन पर बहुत कुछ निर्भर करता है, वो अगर ऐसे मामलों में कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लेती तो बड़ा नुकसान सरकारों को है, बड़ा नुकसान उन पुलिसकर्मियों को है जिन पर लोग अभी तो भरोसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की चीजें हो रही हैं बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि अब ज्यादा कुछ इस चीज में देखने को नहीं रहा है। पुलिस की कार्रवाई हम हर बार देखते रहे हैं, सरकार और सरकार के लोगों की बयानबाजी हम हर बार देखते रहे हैं, और बहुत निराशाजनक है लोगों के लिए ये, खासकर वो लोग जो दिल्ली को देश का दिल कहते हैं, दिलदार दिल्ली कहना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि हमारे इतिहास की झलक, हमारी संस्कृति की झलक, हमारे मिक्स कल्चर की झलक यहां पर मिलती है, तो यहां और भी बहुत कुछ मिलता है। शायद सरकारों को ये सुनना पसंद ना हो, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोग जानते हैं कि कोई सड़क, कोई मोहल्ला, कोई गली अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रही। और बहुत ही एक टिप्पणी जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की ओर से की गई है कि अगर महिलाओं को अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं होता तो देश की स्थिति किस तरह की है, किस तरफ वो जा रहा है, भविष्य कैसा है, इसके बारे में ये कहने से कोई गुरेज नहीं कि सब तरफ अंधकार नजर आएगा। क्योंकि देश की आधी आबादी अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वाकई में ये देश के लिए चिंता का विषय है। आर.के. रावत हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. रावत, गुड़िया एम्स में एडमिट है, उसके परिवार वाले भी जाहिर तौर पर वहां मौजूद होंगे। इसके बाद हर तरफ जिस तरीके से न्यूज चैनल्स पे वो लोग आए और उन लोगों ने जिक्र किया कि पुलिस ने उनके साथ क्या क्या किया, क्या नहीं, ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत जल्द पुलिस पर से अपना विश्वास खो देने वाले हैं। जी बिल्कुल, लोगों का विश्वास जो है लगातार कम हो रहा है, क्योंकि भरोसा पुलिस पे पहले भी नहीं था और भरोसा डगमगा रहा है।
पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो लगातार संदेह के घेरे में रही है। और जो इस बार हुआ है, इस बार वो बेहद शर्मनाक था कि वो जब अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनको 2.5 से 3 घंटे इंतजार करवाया गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज जरूर हुई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब उनकी बेटी के बारे में पता पड़ गया तो पुलिस जो है 2000 रुपए देने के बाद जो है, रिश्वत देने के बाद जो है इस मामले को दबाने के लिए उनको कहने लगी। तो ये बेहद शर्मनाक था और ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है कठिन और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को है जो बिल्कुल जो है दिल्ली पुलिस से बर्खास्त करना चाहिए, जो लोगों की भावनाओं को, लोगों की जो संवेदनाओं को बिल्कुल नहीं समझते हो। और जो दिल्ली पुलिस का जो अपना चेहरा है उसको अपना चेहरा बना के रखें। विद यू फॉर यू ऑलवेज कहने से कुछ नहीं होगा, उनको लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा, लोगों के जो है दुखों को समझना पड़ेगा, लोगों के साथ जो है मिलके उनको सहानुभूति देनी पड़ेगी, उनसे अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जो अभी तक जो जितना विश्वास खोया है, ये कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पुलिस का भय और विश्वास दोनों खत्म हो जाए। जी वंदना। बिल्कुल, बहुत सही कहा कि भय और विश्वास दोनों खत्म हो जाएं। वो हालात बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब लोग शायद ही पुलिस से डरें या उस पर विश्वास करें। दोनों ही सिचुएशंस हो सकती हैं क्योंकि पुलिस जिस तरीके से ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है, बहुत ज्यादा लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं और यही वजह है कि लगातार सरकारों की भी इस मसले को लेकर किरकिरी होती नजर आ रही है। आदिल खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदिल, पीएचक्यू के बाहर आप मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस को आज जवाब देना है, गृह मंत्रालय को 7 बड़े सवालों का जवाब देना है दिल्ली पुलिस को इस मामले से जुड़े हुए, जिसमें गृह मंत्रालय ने पूछा कि केस का क्या हुआ, एफआईआर हुई तो आप लोग मौके पर क्यों देर से पहुंचे, अगर 2 आरोपी थे, एक की गिरफ्तारी हुई तो दूसरा कहां है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस के लिए बड़ा टेंशन वाला ये समय होगा क्योंकि जिस तरीके से पहले भी वो इस मसले पर किरकिरी झेल चुकी है बलात्कार के मामले में, अब ये दूसरी बार ऐसा होगा जब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर नीरज कुमार जो कि पुलिस कमिश्नर हैं, उनके पुलिसकर्मियों को लेकर सवाल उठेगा और इस बार वाकई बड़ा मुश्किल होगा तमाम स्थिति को संभालना उनके लिए। बात है वंदना, सिस्टम की नाकामी उजागर हुई है 16 दिसंबर से लेकर अब तक की घटना में। सिस्टम पूरी तरीके से निष्क्रिय तरीके से काम कर रहा है। देखा जाए तो पुलिस वालों ने जिस तरीके से बच्चों के माँ बाप से पहले समझाया बुझाया कि आप क्या करेंगे केस करके, आप गरीब आदमी हैं, आपकी आवाज कोई नहीं सुनता, 2000 रुपए दीजिए और अपने घर बैठिए इलाज कराइए। तो इस तरीके से लगता है कि पुलिस भी नहीं चाहती कि किसी किस्म की जो है कार्रवाई को हम आगे ले जाए। हम यहीं बैठे हैं, खाना यही काफी है, हमें क्या जरूरत है माथापच्ची करने की, हमें क्या जरूरत है तकलीफें उठाने की। पुलिस अपने कामों से पीछे हटना चाहती है, जिसके लिए उसे औहदा सौंपा गया है, वो काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। और अगर पुलिस के नौजवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी अगर काम सही नहीं करते तो सीधे सी बात है कि इसका सीधा जिम्मा सीधा पुलिस कमिश्नर के सर पर जाता है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर वो एक शख्स है, वो एक अधिकारी है, वो एक कहना चाहिए कि जिम्मेदार आदमी है कि जिनके ऊपर पूरे प्रदेश को, पूरे शहर को, दिल्ली को सही चलाने का, सुचारू रूप से चलाने का, सुरक्षित करने का दावेदार होता है, उनका जिम्मा भी होता है। और अगर पुलिस के नौजवान इस तरीके से रवैया दिखाते हैं, लोगों की रिपोर्ट वक्त नहीं लेते, उस पर जो है फौरन एक्शन नहीं लेते, आरोपियों को अगर बचाने की कोशिश करते हैं, मजलूमों के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता के आधार पर उन्हें जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यही यहाँ पर लोगों की मांग है कि ये सारा काम जो है, जो सारी जो दुर्दशा है या जो सारा इसका मंजर बना हुआ है दिल्ली में, महिलाएं सुरक्षा महसूस कर रही है, वो सब है क्यों आपको? है तो पुलिस की नाकामी की वजह से, है तो पुलिस के ढीले रवैये की वजह से। अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करती, अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझती तो इस तरीके की शायद अगर घटनाओं को पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता तो बहुत हद तक ये मुमकिन था कि उस पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस नाकाम रही, सारी तरीके से प्रशासन का नाकाम रहा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में, लोगों को सुरक्षा महसूस कराने में, लोगों को सुरक्षा देने में। बिल्कुल आदिल खान, हम चाहेंगे आप अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि वो पूरी तस्वीर हमें दिखाएं। हम सुनना चाहते हैं जो लोग कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ, धुनों के साथ, संगीत के साथ वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बारे में जिक्र करें। हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स भी उसे सुने। हम आपको दिखाएंगे वंदना के जिस तरफ हमारे दाएं बाएं तरफ हम लोगों का हजूम है, यहाँ पर मीडिया भी मौजूद है, लेकिन पीछे रोड पर भी आज न जाने क्या बात है, लेकिन इससे पहले ये जवान यहाँ पर नहीं दिख रहे थे। हालांकि लोगों के जोश में, लोगों के जो प्रदर्शन करने के अंदाज में वो किसी किस्म की
कमी नहीं आई है। लोग थके हुए जरूर हैं, लेकिन लोग हार मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये सूरत बदले, ये तस्वीर बदले, लोग सुरक्षा महसूस करें, लोग सुरक्षित महसूस करें, लोग अपने हकों हकूक के लिए जो लड़ रहे हैं वो हकों हकूक उन्हें मिलने चाहिए। बच्ची हो चाहे दामनी हो, हर महिला दिल्ली में सुरक्षित महसूस करे, यही इन सब लोगों की मांग है, यही इन सब लोगों की ख्वाहिश है। क्योंकि वरना जिस तरीके से ये जुल्म बढ़ रहा है, इस तरीके से लगता यही है कि एक शेर का एक लाइन है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, उसी की बांधी ये देखने को मिल रही है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई जाति मफाद नहीं है, हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि आवाम सुरक्षित महसूस करे, हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित महसूस करें, हम चाहते हैं कि जब लोग अपने घरों से निकलें, खासतौर पर महिलाएं, तो उन्हें महसूस हो कि वह आजादी की फिजा में सांस ले रही है। जीवन बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर हैं, जहां पर लोग मौजूद हैं और रघुपति राघव राजा राम के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि देश की जो दशा और दिशा के दोनों सुधरे, हमारे राजनेताओं को, हमारी पुलिस को सद्बुद्धि आए ताकि हालात यहां के जीने लायक बने। एम्स के बाहर इस वक्त आर के रावत हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आर के रावत, क्या गुड़िया की तबीयत को लेकर अगला मेडिकल बुलेटिन भी जारी होना है, या जैसा आपने कहा कि डॉक्टर्स कह चुके हैं वो सुरक्षित है? क्योंकि लगातार ये खबर तो आ रही है सुरक्षित है वो, लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहते हैं कि उसकी तबीयत में कितना और सुधार हुआ या कुछ और क्या दिक्कतें हैं जिससे डॉक्टर परेशान है। देखिए, पहले से जो है बेहतर है और लगातार जो मेडिसिन है रिस्पॉन्ड कर रही हैं उसको, जो उसके वाइटल पार्ट्स हैं वो भी अभी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो उसका पैरामीटर्स हैं वो लगातार नॉर्मल बने हुए हैं। बस थोड़ा सा जो है टेम्परेचर उसका लगातार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और जो इन्फेक्शन वो रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है लेकिन कम भी नहीं हो रहा है। तो वहाँ डॉक्टर थोड़ा सा इस समय संशय की स्थिति में है कि इन्फेक्शन कम क्यों नहीं हो रहा है। तो उसी पे अभी जो कई डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन वो खतरे से बिल्कुल बाहर है और वो हंस बोल रही है, वो फ्लूइड ले रही है। और इसके अलावा उसने नर्स से, अपनी माँ से, अपने फादर से भी बात की है और अपने छोटे भाई को भी इशारे से बुलाया है। तो उसको कोई खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन अभी उसकी जो फीवर है, फीवर के अलावा जो उसका जो टेम्परेचर है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन हो रहा है उसके शरीर में, उस पर जो डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। तो खतरे की बात नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है जो बच्ची है। जी, तो बच्ची फिलहाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद इन्फेक्शन की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कंडीशन स्टेबल होने के बावजूद इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ कि डॉक्टर के लिए एक चैलेंज है उसे रिमूव करना। और चूंकि सेप्टिक हो चुका था तो 5 साल की बच्ची के लिए, उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। डॉक्टर के लिए चैलेंज तो था ही, लेकिन एम्स के तमाम जो डॉक्टर हैं वो अभी फिलहाल उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं और तकरीबन 2 हफ्ते का और समय डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 14 दिन तक भी उसे डॉक्टर्स की निगरानी में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, क्योंकि देखना होगा कि वो प्रॉपर तरीके से जो बॉडी है वो काम कर रही है नहीं। फिलहाल जो राहत की खबर है लोगों के लिए वो ये जरूर है कि गुड़िया जो है तमाम जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है, जो प्रोसीजर उसे दिया जा रहा है उसे रिस्पॉन्ड कर रही है, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ठीक होने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद हालात ठीक नहीं हो रहे, समाज की सोच ठीक नहीं हो रही, पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं हो रही, सरकार की कोशिशें ठीक नहीं हो रही। तो बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है और क्योंकि ये सब कुछ खराब चल रहा है या जैसा नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हो रहा है, तो लोगों की जो नाराजगी है वो जाहिर है। आदिल, हम आपसे जानना चाहेंगे, लोग यहां पर पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, सरकार को लेकर भी कह रहे हैं, अक्सर कैंडल मार्च भी करते हैं, विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में पुरुष सदस्य यहां पर पहुंचते हैं, वो इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और वो बातें करते हैं और इतना बड़ा जुलूस निकलता है, वहां पर बड़ी तादाद में महिलाओं से ज्यादा पुरुष मौजूद होते हैं, तो आखिर वो लोग कौन हैं जो सड़क पर चलती हुई लड़कियों को फप्तियां कसते हैं? वो कौन है जो उन्हें कमेंट करते हैं? वो कौन है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं? वो इसी पुरुष समाज के ही तो लोग हैं। तो क्यों कोई भी जो मेल है, कोई भी जो पुरुष है वो इस चीज को नहीं समझता कि सब कुछ बदलने से बेहतर है कि पुरुष अपनी मानसिकता को बदल ले? आदिल, पुरुष समाज से ही ज्यादातर लोग इस तरीके के प्रोटेस्ट में, इस तरीके का एजिटेशन के आंदोलन में पहुंचते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि वो जो ये दरिंदगी करते हैं वो ना इंसानों में शुमार होते हैं ना पुरुषों में शुमार होते हैं,
किसी में शुमार नहीं होते, वो दरिंदे होते हैं, वो वहशी होते हैं। अगर वो इंसान होते, अगर उन्हें जरा सी भी इंसानियत होती तो वो इस तरीके की घटना को अंजाम न देते। 5 साल के एक मासूम बच्चे के साथ इस तरीके से वहशाना हरकत नहीं करते। इंसानियत मर चुकी है ऐसे लोगों में जो इस तरीके की सोच रखते हैं। लोग चाहते हैं, क्योंकि पुरुष यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है, वो चाहते हैं कि इस तरीके की जो हालात हैं वो बदलने चाहिए, जो वहशीपन रुकना चाहिए। क्यों पूरा एक पुरुष समाज कुछ चंद लोगों की वजह से बदनाम हो? चंद मछलियां इस पूरे समंदर को गंदा कर रही हैं। महिलाएं एक अलग तंजुकशी की नजर से देख रही हैं, नफरत की नजर से देखने लगती हैं। हालांकि ऐसा सब कुछ सबके साथ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक अलग इमेज बन रही है पुरुष समाज की। शायद आज अगर कोई किसी की तरफ नॉर्मली भी देखे, आम तरीके से भी देखे, तो महिलाओं को ये फील होता है, उन्हें ये महसूस होता है कि उसकी नजर में गंदगी है। जाहिर सी बात है कि पुरुषों ने खुद इस बात का बीड़ा उठाया है कि हम सब क्यों गंदे कहलाएं। आखिर उन सब लोग उन लोगों को जो गंदे हैं वाकई में, उन्हें उनका बाहर निकाला जाए, उन्हें सजा दी जाए, उनकी सजा ऐसी दी जाए कि एक नजीब बनाई जाए। बिल्कुल आदिल, ऐसा लगता है कि लोग चाहते हैं कि एक मिसाल खड़ी हो, उन्हें सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि शायद वो ऐसे गुनाह करने के बारे में सोचना तो दूर, उन्हें ऐसा कोई ख्याल भी उनके जहन के इर्द गिर्द मंडरा ना पाए, आ ना पाए। और यही कोशिश है। उम्मीद की जाती है कि सरकार इस कोशिश में बहुत जल्द कामयाब होगी। वो एंटी रेप बिल तो लेकर आती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो अभी भी नदारद हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसी घटनाएं एक के बाद एक हर रोज हमारे सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आर के रावत फिलहाल आपका इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान आपका भी इस कार्यक्रम के दौरान हमें ये जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ,